नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जब आज़ादी की मांग सिर्फ चिट्ठियों और याचिकाओं तक ही सीमित नहीं रह जाती। हम बात कर रहे हैं 1905 से 1917 के उस दौर की, जब गरमपंथी नेताओं ने इस पूरे संघर्ष को एक नया, कहीं ज्यादा आक्रामक और मुखर रूप दिया। तो चलिए इस बहुत बड़े बदलाव की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1900 के दशक की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम याचिकाओं के रास्ते से हटकर सीधे सीधे विरोध प्रदर्शन के रास्ते पर आ गया। इस एक सवाल का जवाब ही असल में इस पूरे दौर की कहानी बयां करता है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये बदलाव हुआ ही क्यों। इसके बाद हम उन 4 बड़े नेताओं से मिलेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। हम उनके विरोध करने के नए नए तरीकों को भी समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इस दौर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी विरासत को कैसे बदल के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस बड़े बदलाव की ज़रूरत महसूस ही क्यों हुई। वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस नए और आक्रामक आंदोलन के बीज बो दिए थे? देखिए, इसके पीछे एक नहीं, कई बड़े कारण थे। एक तो लोगों को अब यह साफ साफ दिखने लगा था कि ब्रिटिश शासन का असली मकसद भारत का आर्थिक शोषण करना ही है। दूसरा, जो नरमपंथी नेता थे, उनकी याचिका वाली राजनीति से कोई खास नतीजा निकल नहीं रहा था, तो लोगों में एक असंतोष बढ़ रहा था। और रही सही कसर लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने पूरी कर दी, खासकर 1905 में बंगाल का विभाजन। उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। और इसी माहौल के बीच एक नया जुझारू नेतृत्व भी उभर रहा था, जो अब और इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। और बात सिर्फ भारत के अंदर की नहीं थी, दुनिया में भी कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इस आग को और हवा दी। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1896 में इथियोपिया ने इटली को हरा दिया। फिर 1905 में एक छोटे से एशियाई देश जापान ने विशाल रूस को हरा दिया। इन घटनाओं ने यूरोपीय लोगों के अजेय होने का जो एक मिथ था, उसे तोड़कर रख दिया। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक जबरदस्त प्रेरणा मिली और इसी प्रेरणा से उभरे इस नए दौर के नायक। तो चलिए अब उन 4 प्रमुख गरमपंथी नेताओं पर बात करते हैं जिन्होंने इस नए आंदोलन की नींव रखी और इसे एक शक्ल दी। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे अहम नाम है बाल गंगाधर तिलक का, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से लोकमान्य भी कहते थे। वो इस दौर के सबसे अटल और बिना किसी समझौते वाले नेता थे। तिलक ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंद कमरों के राजनीति से नहीं जीती जा सकती। इसीलिए उन्होंने लोगों को जगाने के लिए बड़े अनोखे तरीके अपनाए। उन्होंने केसरी और द मराठा जैसे अखबारों से अपने विचार फैलाए। फिर 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सवों के जरिए लोगों को सांस्कृतिक तौर पर एक साथ लाए। और 1916 में होम रूल लीग बनाकर स्वशासन की मांग को पूरे देश में बुलंद कर दिया। और उनका ये नारा तो जैसे पूरे आंदोलन की आत्मा बन गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, आप समझिए, ये मांगने से हक जताने तक का एक पूरा वैचारिक सफर था। ये उस नई बेखौफ भावना का प्रतीक था जो अब याचिकाओं पर नहीं बल्कि अपने अधिकार पर भरोसा करती थी। तो अगर तिलक महाराष्ट्र में इस आंदोलन का चेहरा थे, तो वहीं पंजाब से एक और बहुत ही शक्तिशाली आवाज उठी, और वो थे लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव था। उन्होंने शिक्षा के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना की। 1920 में वो AITUC के अध्यक्ष भी बने। लेकिन उनका जीवन असल में देश के लिए बलिदान का एक प्रतीक बन गया। साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए उन पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं और इन्हीं गहरी चोटों की वजह से उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं इस तिकड़ी लाल बाल पाल के तीसरे स्तंभ की, बिपिन चंद्र पाल। उन्हें नए राष्ट्रवादी विचारों का एक बहुत बड़ा प्रचारक और विचारक माना जाता था। पाल ने अपने लेखन से इस आंदोलन को एक बौद्धिक ताकत दी, एक सोच दी। उन्होंने न्यू इंडिया और वंदे मातरम जैसी पत्रिकाओं के जरिए बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विचारों को घर घर तक पहुंचाया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने ही इन नए आक्रामक तरीकों को एक मजबूत सैद्धांतिक जमीन दी। अब आते हैं एक ऐसे नेता पर जिनका सफर शायद सबसे ज्यादा नाटकीय था, श्री अरबिंदो घोष।
एक तरफ उनकी पूरी परवरिश यूरोप में हुई थी और दूसरी तरफ उनके अंदर भारत की आज़ादी का एक ज़बरदस्त जुनून था। वो सच में एक दार्शनिक क्रांतिकारी थे। जरा सोचिए, एक शख्स जो रिकॉर्ड नंबरों के साथ आईसीएस की परीक्षा पास करता है, वो ब्रिटिश सेवा करने की बजाय बंगाल और महाराष्ट्र में गुप्त क्रांतिकारी समितियों के साथ काम करने लगता है। उन्होंने युगांतर नाम का एक बंगाली दैनिक भी शुरू किया। माणिकतुल्ला बम कांड में उन पर मुकदमा भी चला और फिर बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पौंडीचेरी में योग और अध्यात्म की दुनिया में चले गए। अच्छा, तो हमने नेताओं के बारे में तो जान लिया, लेकिन उनके तरीके क्या थे? अब चलिए ये देखते हैं कि इन गरमपंथी नेताओं ने अपने विचारों को जमीन पर कैसे उतारा और विरोध के लिए कौन-कौन से नए तरीके अपनाए। देखिए, उनके आर्थिक रणनीति के दो पहलू थे। एक तरफ था स्वदेशी, यानी भारत में बनी चीजों और सेवाओं को बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ था बहिष्कार, यानी विदेशी सामानों को पूरी तरह से खारिज कर देना। ये दोनों तरीके मिलकर आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन गए। और उनकी राजनीतिक रणनीति का जो मूल मंत्र था, वो था निष्क्रिय प्रतिरोध। अब इसका सीधा सा मतलब था ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी स्तर पर सहयोग ना करना। सरकारी सेवाओं का, अदालतों का, स्कूलों और कॉलेजों का, हर चीज का बहिष्कार करना। मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह से ठप कर देना। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? आखिर ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम पर अपनी क्या छाप छोड़ गया? चलिए अब इस दौर की स्थायी विरासत को समझते हैं। इस दौर की जो सबसे बड़ी विरासत थी, वो ये थी कि इसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा चरित्र ही बदल कर रख दिया। ये अब सिर्फ प्रार्थनाओं और याचिकाओं का आंदोलन नहीं था, बल्कि ये आत्मनिर्भरता और सीधी कार्रवाई का आंदोलन बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, इसने आम भारतीयों के मन से अंग्रेजों का डर कम किया और उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा, इन आक्रामक रणनीतियों और स्वराज के इस जोशीले नारे ने स्वतंत्रता सेनानियों की अगली पीढ़ी, जिसमें महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे, उनकी सोच और उनके काम करने के तरीकों पर क्या असर डाला होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।